नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक गज़ब की शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। शख्सियत ऐसी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के लोग हमारे सियासी मुआशरे का हिस्सा बने रहे, और ये भी यकीन जानिए कि ऐसी शख्सियतें दोबारा फिर से हमारे शायद सियासी माहौल में न आ पाएंगी। मित्रों, उम्र 69 साल, यानी 70 से भी एक साल कम। और इस उम्र में आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पिछले जो शुरुआती 10, 15 या 20 बरस होते हैं उनको आप ना गिनिए, तो बाकी ज़िंदगी में, सीमित ज़िंदगी में ये शख्स 80 बार जेल गया। 80 बार। किसी क्रिमिनल चार्ज में नहीं, किसी आपराधिक मामले में नहीं, किसी चोरी डकैती में नहीं, किसी हत्याकांड में नहीं, किसी हिंसक वारदात में नहीं, सिर्फ देश की खातिर। ये आपको अजूबा एक लगेगा। शख्सियत जिसका मैं जिक्र आज कर रहा हूँ वो है राजनारायण। राजनारायण की सबसे बड़ी बात यह है कि इस शख्स ने हमारी भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा, और उस नए चैप्टर में हमारे भारतीय स्वतंत्र भारत की राजनीति जो है उसका एक अहम हिस्सा उस चैप्टर के नाम पर आज भी बाकायदा दर्ज है। चैप्टर कौन सा है? हमारे देश में आपातकाल का। आपातकाल की मुख्य वजह, मुख्य कारण कुछ भी रहे हों, आप उसका वैचारिक विश्लेषण एक बार अगर आप एक तरफ रख दें तो यकीन जानिए कि उस आपातकाल का जो एक वजह थी, उसकी एक मेजर वजह, एक बहुत बड़ा कारण वो राजनारायण थे। हुआ ये था कि राजनारायण ने श्रीमती गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और बाद में चुनाव में अनियमितताओं के आरोप में एक चुनाव याचिका दायर की। 71 का चुनाव था, और चुनाव याचिका की सुनवाई करते करते लगभग 3-4 साल लग गए। और उसके बाद जब निर्णय आया तो उस फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके खिलाफ राजनारायण ने चुनाव लड़ा था, वो न सिर्फ उस चुनाव के रद्द होने का एक आधार बनी, न सिर्फ उनका चुनाव रद्द हुआ, बल्कि उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की जो एक शर्त भी आयद कर दी गई कि ये भी सज़ा है कि अपनी अनियमितताओं के कारण, सरकारी सत्ता के दुरुपयोग के कारण इन्होंने जो चुनाव अवैध तरीके से जीता, उसकी एक दंड उसका ये भी है कि 6 साल तक ये चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेंगी। ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी का एक रुतबा अलग से था। 1971 की जंग भी छिड़ी थी, और उस जंग में भी जिस तीव्रता के साथ वो आगे आईं, चमकी हमारे सियासी आसमान पर, तो उनका एक कद बहुत ऊंचा बढ़ा हुआ था। ऐसे कद्दावर शख्स को एक चुनाव याचिका के माध्यम से अनसीट करना, उनको पद त्याग करने के लिए मजबूर कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मित्रों, उसके बाद वही हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश में आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल के बाद क्या कुछ हुआ 2 साल में, वो आप सब जानते हैं। और यही हुआ कि 77 में फिर आपातकाल 2 साल चलने के बाद समाप्त हुआ। तो वो एक काला अध्याय उसको कहा जाता है, उस चैप्टर को, हमारे भारतीय राजनीतिक इतिहास में। और उस काले अध्याय की समाप्ति पर फिर एक नई सरकार सत्ता में आई, और उस सरकार के सत्ता में आने पर राजनारायण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला। फ़क्र तबीयत के शख्स थे, अक्सर अस्पतालों में चले जाते थे और अपने साथ अपनी तनख्वाह में से, अपने वेतन में से फल फूल ले जाते थे। कभी सरकारी ओहदे का प्रयोग करना उनके लिए एक, जैसे होता है कि वो समझते थे कि ये मुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। कई बार कहते थे कि कोढ़ हो जाएगा अगर मैंने कोई भी सरकारी पैसा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर खर्च किया, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरी सांस घुटने लगेगी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में आपको और बता दूं कि हमारे देश में अब तो कोई भी पार्टी उस समाजवाद का नाम नहीं लेती, लेकिन समाजवादी
आंदोलन का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उसमें डॉक्टर लोहिया भी थे, उसमें उसके पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के रूप में हरि विष्णु कामत और कई लोग थे। आचार्य कृपलानी भी सोशलिज़म या समाजवाद के आंदोलन के ज़रिए बहुत आगे तक चले गए थे। और उसमें जब एसएसपी बनी, एसएसपी का मतलब ये था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा भी बोलते थे इसको, डॉक्टर लोहिया ने बनाई। और डॉक्टर लोहिया के जो प्रथम जो सहयोगी थे वो राजनारायण थे। इन लोगों ने उस वक्त गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की शुरुआत की और गैर कांग्रेसवाद के नाम पर अनेक प्रदेशों में गैर कांग्रेसवादी या गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। वो एक अनूठा प्रयोग था। उस प्रयोग के माध्यम से प्रतिपक्ष जो है वो मुखर हुआ। और तब भी राजनारायण ये कहा करते थे कि ये ज़रूरी था, अगर ये ना होता, ये सब कुछ, ये बदलाव ना आते, छोटे मोटे बदलाव चाहे लंबे अरसे के लिए आएँ चाहे थोड़े अवसर के लिए आएँ, उनका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर बदलाव आते रहें तो देश में हिंसा का माहौल नहीं फैलता। लोगों को लगता है कि नहीं, हिंसा के बिना भी बदलाव लाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ में हथियार उठाएं और उसके बाद लाल क्रांति की बात करें। उसके बिना बदलाव जो हैं बड़ी बखूबी आ सकते हैं। उसके लिए आंदोलनों का रास्ता है और जनता में जागरूकता फैलाने का रास्ता है। तो इन सारे रास्तों पर चलते हुए राजनारायण ने नए बदलावों की एक पृष्ठभूमि तैयार की। एक प्रयोगधर्मिता इनके अंदर थी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपना कीर्तिमान इनका अनूठा था। और ये 80 बार जो जेल गए मित्रों, इसमें भी एक बड़ा अजूबा ये है कि 67 बार जेल गए स्वाधीन भारत में और 13 बार जेल गए ये ब्रिटिश भारत में, जबकि स्वाधीनता आंदोलन में इनका योगदान काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हर बात में हिस्सा लेते थे। और निजी चरित्र की बात मैं क्या करूं आपसे मित्रों, एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने से इनका ताल्लुक़ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे फ़कीर जो हैं वो ज़मींदारों के यहाँ भी पैदा हो जाते हैं। तबाही कैसे आती है ज़मींदारी की, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बनारस के नज़दीक ज़मींदार परिवार में, एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ। एक ही संतान लड़की, और अपनी सारी की सारी ज़मीन जब अपने हिस्से में आई तो उसके बाद उनको जितने भी किसान थे शोषित, उन सब में उस ज़मीन को बांट दिया। तब लोगों ने कहा, अरे भाई तुम्हारी एक लड़की भी है, उसके लिए तो कुछ रख लो। कहने लगे वो रख लिया तो उसके बाद मेरे तो दम घुटने लगेगा, मैं ये नहीं कर सकता। लड़की में अगर दम हुआ और मुझ में अगर मेहनत मशक्क़त की ताकत है तो मैं लड़की को भी बाइज़्ज़त जीना सिखाऊंगा। और मित्रों, अपनी लड़की के नाम पर भी ज़मीन का कोई हिस्सा, पुश्तैनी ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, सब कुछ बांट दिया और फ़कीरों की तरह ज़िंदगी बिताते रहे। और एक शख्सियत एक अजीब तरह की हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में आई और उसके बाद चली भी गई। जाना होता है, जितना जूझते रहे उतने लगता था कि लंबी उम्र तो नहीं भोग पाएंगे। और एक वक्त ऐसा हुआ, कई बार सिद्धांतों के लिए अड़ जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब मित्रों चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री भी बने कुछ समय के लिए, ये कहा जाता था कि वो राम हैं और ये उनके हनुमान हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले भी राजनारायण थे। लेकिन जब सिद्धांतों के मामले पर इन्होंने देखा कि चौधरी चरण सिंह अपने परिजनों के लिए या अपने लोगों के लिए, अपने नज़दीक के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनको लगा, ऐसा महसूस हुआ, तो इन्होंने पहली बार चौधरी चरण सिंह के ख़िलाफ़ भी बागपत से चुनाव लड़ लिया। तब ये अखबारों में सुर्खियाँ छपी कि राम के मुकाबले में हनुमान चुनावी मैदान में कूदे। तो एक दिलचस्प भी शख्सियत इनकी रही। और क्या बताऊं मैं आपको कि मैंने इनको करीब से देखा। मैं कई बार इनके चेहरे पर देखता रहता कि ये आदमी कैसा है, जिस आदमी का अपना कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा, और अपना पूरा का पूरा देश अपना मानता है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी मित्रों। ऐसी शख्सियतें हमारे भारतीय राजनीतिक पटल पर शायद अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। दुआ कीजिए कम से कम इन लोगों को याद करते रहें तो एक प्रेरणा ज़रूर मिलती रहेगी कि जब त्याग की बात आए तो बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है। शुक्रिया।